अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चैप्टर नंबर 1 द फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री, लेक्चर नंबर 8। आज के इस लेक्चर में हम बहुत अहम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है रिलेटिव एटॉमिक मास एंड द एटॉमिक मास यूनिट। ये जो टॉपिक है वो हमारे बुक में भी कुछ सिंपल तरीके से लिखा हुआ है और ये जो टॉपिक है वो काफ़ी बच्चों को समझ नहीं आता है। तो आज की इस वीडियो में हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको सही तरीके से समझा सकें। तो आइए मिलकर स्टार्ट करते हैं। रिलेटिव एटॉमिक मास एंड द एटॉमिक मास यूनिट। बेसिकली जो एटॉमिक मास यूनिट है ये एक यूनिट है और इसको AMU से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये किस चीज़ का यूनिट है? ये बेसिकली रिलेटिव एटॉमिक मास का यूनिट है। जो एटॉमिक मास यूनिट है बेसिकली वो रिलेटिव एटॉमिक मास का ही यूनिट है। तो ये जो टॉपिक है ये तो यहाँ पे ख़त्म हुआ, इसकी आगे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। जो हमारा मेन फोकस है वो इस पे है, रिलेटिव एटॉमिक मास पे। जो रिलेटिव एटॉमिक मास है उसकी जो डेफिनेशन है वो क्या है? द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एन एटम इज द एवरेज मास ऑफ नेचुरली अकरिंग आइसोटोप कंपेयर्ड विथ 1/12th मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12। ये जो डेफिनेशन है ये आपको इससे समझ नहीं आएगी। तो इस चीज़ को समझने के लिए हम थोड़ा सा इसके बेसिक टर्म को देखेंगे, जैसे कि एटॉमिक मास। एटॉमिक मास को हम सिंपल वर्ड्स में अगर कहें तो क्या कहेंगे? एटॉमिक मास मीन्स कि किसी भी एटम का मास। जो किसी भी एटम का मास है उसको हम डायरेक्ट वे से नहीं निकाल सकते हैं। डायरेक्ट वे से नहीं निकाल सकते हैं, इस वजह से हमने यहाँ पे वर्ड लिखा है रिलेटिव एटॉमिक मास। यानी कि जो भी एटम होता है किसी भी एटम के मास को हम डायरेक्ट सेपरेटली नहीं निकाल सकते। इस एटम के मास को निकालने के लिए हमें दूसरे कोई एटम की ज़रूरत होती है। तो इस वजह से हमने यहाँ पे जो वर्ड लिखा है रिलेटिव एटॉमिक मास। तो ये चीज़ समझने के लिए मैं आपको एक डेली लाइफ का एग्जांपल दूंगी। जैसे कि हम किसी मार्केट वगैरह जाते हैं सब्ज़ी लेने या राइस लेने, तो आप लोगों ने देखा होगा कि जो शॉपकीपर होता है उसके पास वेट बैलेंस होता है। जो वेट बैलेंस होता है उसकी दो साइडें होती हैं। तो वो शॉपकीपर क्या करता है कि एक साइड में कोई स्टैंडर्ड यूनिट रखता है और दूसरी साइड में हमारा खरीद किया हुआ सामान रखता है। जब वो मेजरमेंट करता है तो वो ऐसे करता है कि एक साइड में हमारा खरीद किया हुआ सामान रखता है और दूसरी साइड वो कोई स्टैंडर्ड यूनिट रखता है। तो आपने कभी सोचा है कि ये स्टैंडर्ड यूनिट क्यों रखता है? जैसे कि कभी 1 kg रखता है, कभी 2 kg रखता है, वो हमारे सामान के हिसाब से रखता है। ये क्यों रखता है? इस वजह से रखता है क्योंकि ये डायरेक्ट इस सामान का वेट नहीं निकाल सकते। तो इस वजह से ये क्या करता है कि एक साइड में वो सामान, दूसरी साइड में वो स्टैंडर्ड यूनिट, जैसे कि 1 kg 2 kg, तो उस स्टैंडर्ड यूनिट की मदद से वो हमारे सामान का वेट कर पाता है। इस वजह से वो स्टैंडर्ड यूनिट यूज़ करता है। तो यहाँ पे भी सेम कहानी है कि एटॉमिक मास भी हम किसी एटम का डायरेक्ट नहीं निकाल सकते। एक एटम का मास निकालने के लिए हमें दूसरे एटम की ज़रूरत होती है। जब पीरियोडिक टेबल बन रही थी तो उसमें टोटल एलिमेंट्स कितने हैं? 118 है। जब एलिमेंट के एटम डिस्कवर होते हैं तो उस एटम का भी मास मालूम करना ज़रूरी होता है और जो एटम का मास है वो मालूम करना बहुत मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि उन एटम का हम मास मालूम नहीं कर पाते क्योंकि वो बहुत कम होता है। इस वजह से तो एक एटम का मास मालूम करने के लिए हमें दूसरे किसी एटम की ज़रूरत होती है और वो दूसरा एटम कौन सा होता है? वो होता है कार्बन 12। यानी कि हम किसी भी एटम का मास निकालेंगे तो उस एटम के मास को हम दूसरे एटम कार्बन 12 से कंपेयर करेंगे। तो इस चीज़ को रिलेटिव एटॉमिक मास कहा जाता है। तो रिलेटिव एटॉमिक मास की डेफिनेशन में हमने क्या पढ़ा है? द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एन एटम इज द एवरेज मास ऑफ नेचुरली अकरिंग आइसोटोप कंपेयर विद द 1/12th मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12। यानी कि जो रिलेटिव एटॉमिक मास है उसमें हमें दो टर्म्स मिल रहे हैं, जैसे कि एवरेज मास और दूसरा नेचुरली अकरिंग आइसोटोप। तो हम आइसोटोप को समझेंगे, उसके बाद हम एवरेज मास को समझेंगे, तो उसके बाद ही हमें रिलेटिव एटॉमिक मास समझ आएगी, वरना डायरेक्ट समझ नहीं आएगी। तो अब देखेंगे आइसोटोप क्या होता है। आइसो वर्ड की मीनिंग होती है सेम। एटम्स ऑफ एन एलिमेंट हैव द सेम एटॉमिक नंबर बट द डिफरेंट एटॉमिक मास। एलिमेंट के जो एटम होते हैं उनका सेम एटॉमिक नंबर होता है और डिफरेंट एटॉमिक मास होता है। तो इस चीज़ को आइसोटोप कहा जाता है। यानी कि कोई भी एटम है उसका एटॉमिक नंबर सेम हो और उसकी जो मास हो वो चेंज हो, तो इस चीज़ को आइसोटोप कहा जाता है। जैसे कि हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के आइसोटोप कितने हैं? 3 हैं। वो कैसे? हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 3। ये जो नीचे वर्ड लिखा हुआ है वो है एटॉमिक नंबर।
जो कि 1 है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हर एक हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है वो क्या है, 1 है। क्यों? क्योंकि एटॉमिक नंबर आइसोटोप में सेम रहता है। आइसोटोप में जो एटॉमिक मास है सिर्फ वही चेंज होती है। तो ये जो नीचे नंबर लिखा हुआ है वो एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करता है। एटॉमिक नंबर को इस साइड भी लिख सकते हैं, इस साइड भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। जस्ट आपको ये चीज़ देखनी है कि जो एटॉमिक नंबर है वो हमेशा नीचे आएगा और जो ऊपर लिखा हुआ है वो क्या है, वो है एटॉमिक मास। हमेशा एटॉमिक मास को ऊपर लिखा जाएगा और जो एटॉमिक नंबर है वो नीचे लिखा जाएगा। एटॉमिक नंबर सबका क्या है, सेम है। एटॉमिक नंबर किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे भी मैंने लिखा है कि 1 प्रोटॉन 1 प्रोटॉन 1 प्रोटॉन। क्यों? क्योंकि इसका भी एटॉमिक नंबर 1 है तो इसके पास 1 प्रोटॉन है। इसका एटॉमिक नंबर क्या है, 1 है तो इसके पास 1 प्रोटॉन है। इसका भी एटॉमिक नंबर क्या है, 1 है तो इसके पास भी क्या है, 1 प्रोटॉन मौजूद है। और जो ऊपर नंबर लिखा हुआ है वो क्या है, एटॉमिक मास है और ये न्यूट्रॉन्स को शो करता है। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हम कैसे निकालेंगे, हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मास में से नंबर को माइनस करेंगे। वो कैसे, जैसे कि जो ये हाइड्रोजन है इसका मास है 1, 1 माइनस 1 तो क्या हुआ, 0, यानी कि 1 माइनस 1 तो 0 हुआ, यानी कि इसके पास कोई भी न्यूट्रॉन मौजूद नहीं है। इस वजह से मैंने यहाँ पे लिखा है नो न्यूट्रॉन। उसके बाद है कि 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 तो आया 1, यानी कि जो H2 है सेकंड जो हाइड्रोजन है उसके पास क्या है, 1 प्रोटॉन है। उसके बाद है H3 जो तीसरा आइसोटोप है उसके पास क्या है कि 2 न्यूट्रॉन है। 2 न्यूट्रॉन का पता कैसे चला, 3 माइनस 1 किया तो आया 2 आया, तो यानी इसके पास कितने न्यूट्रॉन्स हैं, 2 न्यूट्रॉन्स मौजूद है। उसके बाद है लिथियम के कितने आइसोटोप होते हैं, और हाँ ये जो 3 हाइड्रोजन है इनमें से जो नेचुरली एग्जिस्टेंस में कौन आता है, वो ये वाला जो हाइड्रोजन है वो नेचुरली एग्जिस्ट करता है, इस वजह से यही हम ज़्यादा यूज़ करते हैं। उसके बाद है लिथियम के आइसोटोप कितने होते हैं, 2। वो कैसे, ये जो नीचे लिखा हुआ है वो तो एटॉमिक नंबर है, मैंने ऑलरेडी आपको बताया था। तो इसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, 3 सेम होंगे। उसके बाद जो ये है 6 किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, ये एटॉमिक मास को रिप्रेजेंट करता है। ये भी सेम एटॉमिक मास को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि जो लिथियम है वो उसके 2 आइसोटोप होते हैं, लिथियम 6 और लिथियम 7। 6 माइनस 3 करेंगे तो 3 न्यूट्रॉन्स आएंगे, मैंने यहाँ पे भी किया है। और उसके बाद है कि 7 माइनस 3 करेंगे तो 4 न्यूट्रॉन्स आएंगे, यानी कि जो लिथियम है 6 लिथियम वाले के पास 3 न्यूट्रॉन्स होते हैं और 7 लिथियम वाले के पास 4 न्यूट्रॉन्स होते हैं। और जो लिथियम है वो ये वाला नेचर में एग्जिस्ट करता है। बेसिकली लिथियम के बाद तो बेरिलियम आता है, मगर जो बेरिलियम है उसका कोई आइसोटोप नहीं है। उसके बाद हमने यहाँ पे बोरान लिखा है, बोरान के कितने आइसोटोप हैं, 2 हैं, जैसे कि बोरान 10, बोरान 11। मैंने पहले भी आपको बताया कि एटॉमिक नंबर यहाँ पे लिखो या यहाँ पे लिखो, कोई मसला नहीं है। जस्ट ये चीज़ आपको याद रखनी है कि जो एटॉमिक नंबर है वो नीचे लिखा जाता है और एटॉमिक मास ऊपर लिखी जाती है। तो ये क्या है, एटॉमिक मास है और नीचे क्या है, एटॉमिक नंबर है। जो एटॉमिक नंबर है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को। तो इसके पास भी 5 प्रोटॉन है, इसके पास भी 5 प्रोटॉन है। इसके पास जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है वो अलग अलग हैं, वो कैसे मालूम हुआ, 10 माइनस 5 करेंगे तो क्या आएगा, 5, तो 5 न्यूट्रॉन हुए। और 11 माइनस 5 तो क्या हुआ, 6, तो इसके पास कितने हुए, 6 न्यूट्रॉन हुए। और जो नेचर में एग्जिस्ट करता है वो ये वाला बोरान एग्जिस्ट करता है। उसके बाद है कि कार्बन हैव द 3 आइसोटोप, कार्बन 12, कार्बन 13 एंड द कार्बन 14। जो कार्बन का एटॉमिक नंबर है वो क्या है, 666। इनका एटॉमिक नंबर तो सेम है, ये सिर्फ इसके पास क्या है कि एटॉमिक मास चेंज होता है, जैसे कि इसका 12, 13, 14। तो 6 है, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम आएंगे सब में, और जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है वो अलग आएंगे। 12 माइनस 6 करेंगे, 12 माइनस 6 तो आएगा क्या, 6, तो 6 न्यूट्रॉन्स है। उसके बाद 13 माइनस 6 करेंगे तो आएगा 7 न्यूट्रॉन्स है। 14 माइनस 6 करेंगे तो क्या हुआ, 8 न्यूट्रॉन से। और इनमें से जो कार्बन है वो ये वाला एग्जिस्ट करता है। तो जो हमारी डेफिनेशन थी, ये वाली डेफिनेशन थी, तो इसमें भी क्या कह रहा है कि हम जो एटम का मास निकालेंगे तो 8 एटम के मास को हम कार्बन 12 वाले कार्बन से उसे कंपेयर करेंगे। कौन से वाले कार्बन से, कार्बन 12 वाले कार्बन से इसे कंपेयर करेंगे। क्यों? क्योंकि जो कार्बन होता है उसके 3 आइसोटोप होते हैं, कार्बन 13, कार्बन 14 और कार्बन 12। जो 12 वाला होता है वही क्या है, नेचर में एग्जिस्ट करता है। तो इस वजह से हम कार्बन 12 वाले से अदर एटम्स को कंपेयर करेंगे। उसके बाद आ रहा है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हैव द 3 आइसोटोप। ऑक्सीजन के आइसोटोप कितने हैं,
थ्री हैं, वो कौन कौन से? 16, 17, 18। 16, 17, 18, तो इसका एटॉमिक नंबर क्या है? 8, 8, 8। नंबर सेम है, मास चेंज है, 16, 17 और 18। 8 एटॉमिक नंबर है तो सबके पास प्रोटॉन सेम ही रहेंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स चेंज रहेंगे। वो कैसे हुआ? 16 माइनस 8 करेंगे तो 8 हुआ, इसके पास 8 न्यूट्रॉन्स है। उसके बाद है 17 माइनस 8 करेंगे तो क्या आएगा? 9 न्यूट्रॉन्स है। और 18 माइनस 8 करेंगे तो 10 न्यूट्रॉन्स है, जो कि मैंने यहाँ पे भी लिखा है। इनमें से जो नेचर में एग्जिस्ट करता है वो ये वाला ऑक्सीजन एग्जिस्ट करता है। उसके बाद आ रहा है क्लोरीन। क्लोरीन हैव द 2 आइसोटोप। क्लोरीन के कितने आइसोटोप होते हैं? 2, 35 और 37। क्योंकि हम नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर को नहीं देखेंगे, एटॉमिक मास को ही देखेंगे। तो इसके पास भी 17 प्रोटॉन्स है, इसके पास भी 17 प्रोटॉन्स है, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इसके चेंज है। इसके पास 18 है और इसके पास 20 है। वो कैसे आया? 35 माइनस 17 करेंगे तो 18 आएगा, और 37 माइनस 17 करेंगे तो 20 आएगा। कि इसके पास 18 न्यूट्रॉन्स है और इसके पास 20 न्यूट्रॉन है। तो आइसोटोप का तो हमें पता चल गया। अब हम एवरेज मास को देखेंगे। जब हम एवरेज मास को देखेंगे उसके बाद ही हम रिलेटिव एटॉमिक मास को निकाल सकेंगे। इस डेफिनेशन में क्या थे? 2 टर्म्स थे, जैसे कि एवरेज मास और दूसरा आइसोटोप। तो आइसोटोप को तो हमने क्लियर कर लिया, अब हम एवरेज मास देखेंगे। जब हम एवरेज मास देखेंगे तो उसके बाद ही हम रिलेटिव एटॉमिक मास निकाल सकेंगे। तो एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकाला जाता है? जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, कैलकुलेट द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन बाय यूजिंग फॉलोइंग डेटा। जब भी हमें एवरेज एटॉमिक मास वाले क्वेश्चंस मिलेंगे, जैसे कि बोर्ड एग्जाम्स, प्री बोर्ड एग्जाम्स में, तो वहाँ पे क्या होगा कि हमें ये सारी डेटा मिली हुई होगी, गिवन होगी। जस्ट हमें क्या है कि इसकी कैलकुलेशन करेंगे। वो कैसे करेंगे? जैसे कि यहाँ पे जो है वो हाइड्रोजन मिला हुआ है, हाइड्रोजन दिया हुआ है ना, तो हाइड्रोजन के आइसोटोप कितने थे? 3 थे, हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 3। और जो ऊपर वाला नंबर है ये एटॉमिक मास को रिप्रेजेंट करता है, और जो एटॉमिक नंबर है वो नीचे लिखा जाता है। मगर आइसोटोप में हमें एटॉमिक नंबर की नीड नहीं होती है, जस्ट हम एटॉमिक मास को ही देखते हैं। तो जो हाइड्रोजन 1 है उसकी नेचुरल अबंडेंस की परसेंटेज क्या है? 99.985 है, और इसका एटॉमिक मास क्या है? 1.0078 है। उसके बाद जो है हाइड्रोजन 2, उसकी नेचुरल अबंडेंस की परसेंटेज क्या है? 0.015 है, और एटॉमिक मास क्या है? 2.0141 है। उसके बाद है कि हाइड्रोजन 3 वो ट्रेस एलिमेंट है, और इसका जो एटॉमिक मास है वो क्या है? 3.016 है। उसके बाद हम क्या करेंगे कि अब हम इसको सॉल्व करेंगे। इसका फार्मूला क्या है? एवरेज एटॉमिक मास बराबर है परसेंटेज अबंडेंस मल्टीप्लाई बाय एटॉमिक मास। ये जो ए यहाँ पे मैंने लिखा है ये एटॉमिक मास को रिप्रेजेंट करता है। और उसके बाद हम क्या करेंगे? दूसरे एटम का भी क्या करेंगे? नेचुरल अबंडेंस, उसको मल्टीप्लाई करेंगे उसके एटॉमिक मास से। और यहाँ पे क्या है कि 3 हाइड्रोजन से, यानी कि इस हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप है। जितने आइसोटोप होंगे हम वही फार्मूले में लिखेंगे और उसकी डेटा पुट करेंगे। तो यहाँ पे क्या है? 1 हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन। यहाँ पे मैंने 2 हाइड्रोजन इस वजह से लिखा है, हम ये जो सॉल्व करेंगे इसमें हम ये 2 यूज़ करेंगे, ये जो थर्ड वाला है वो यूज़ नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये ट्रेस वाला है, इस वजह से हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, हम जस्ट ये 2 यूज़ करेंगे। तो ये फार्मूला हो गया H1 प्लस H2। तो यहाँ पे H1 की नेचुरल अबंडेंस क्या है? 99.985 है, और इसकी एटॉमिक मास क्या है? 1.0078 है। और यहाँ पे हमने 100 लिखा है। 100 क्यों लिखा है? क्योंकि ये परसेंटेज है, इस वजह से 100 पुट करेंगे। और उसके बाद है H2 की नेचुरल अबंडेंस की परसेंटेज क्या है? 0.015 है, और उसके बाद उसकी एटॉमिक मास क्या है? 2.014 है। तो इसको भी 100 से डिवाइड करेंगे। क्यों? क्योंकि ये परसेंटेज है, इस वजह से। इसका भी सम करेंगे, इसका भी सम करेंगे तो इसका ये जवाब आएगा, और इसको करेंगे सम तो इसका ये जवाब आएगा। और इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो हमें एवरेज एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन क्या मिलेगी? 1.0079 मिलेगी। तो ये क्या है? इसकी एवरेज एटॉमिक मास है। तो डेफिनेशन में क्या कह रहा है कि एवरेज एटॉमिक मास ऑफ नेचुरल ये करेंगे आइसोटोप, उसको कंपेयर करेंगे किसके साथ? 1/12 मास ऑफ एटम ऑफ कार्बन। 1/12 तो किसका होगा? कार्बन 12 का होगा। तो अब हम इसको कंपेयर करेंगे तो हमें रिलेटिव एटॉमिक मास मिलेगा। नाउ रिलेटिव एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास का फार्मूला क्या है? एवरेज मास ऑफ एन एटम ऑफ एलिमेंट। एवरेज एटॉमिक मास कौन सा था? ये वाला जो हमने अभी निकाला है, ये हम यहाँ पे पुट करेंगे। उसके बाद क्या है? 1/12
मल्टीप्लाई द मास ऑफ द वन एटम ऑफ कार्बन, यानी कि 1/12 किसका आएगा, वो कार्बन वाले का ही आएगा। इससे हम कंपेयर करेंगे तो एवरेज एटमिक मास क्या निकला था 1.0079, और उसके बाद हम कंपेयर किससे करेंगे 1/12 ऑफ कार्बन से करेंगे, और वो कार्बन कौन सा है 12 वाला है। तो अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये 12 में कैंसिल, बाकी क्या आया ये सेम ही लिखेंगे 0.0079। तो ये क्या हो गया, ये हो गया रिलेटिव एटमिक मास। ये कैसे निकला, एवरेज एटमिक मास यहाँ पे लिखा है, उसके बाद कार्बन 12 से इसे कंपेयर किया है, 12 में कैंसिल, बाकी जो ये है ये सेम ही रहेगा। यानी कि जो एवरेज एटमिक मास है वो भी सेम ही है और रिलेटिव एटमिक मास भी सेम है। जस्ट आपको निकालने का तरीका आना चाहिए। तो सॉरी ये यहाँ पे नहीं आएगा, ये यहाँ पे लिखते हैं 1.0079। ये क्या है, इसका हाइड्रोजन का रिलेटिव एटमिक मास है। हाइड्रोजन का एवरेज एटमिक मास भी यही है और रिलेटिव एटमिक मास भी यही है। तो ये क्या हो गया, रिलेटिव एटमिक मास इस तरीके से निकाला जाता है। अब हम थोड़ा फिर से डेफिनेशन को देखेंगे तो अब हमें समझ आएगा। द रिलेटिव एटमिक मास ऑफ एन एटम इज द एवरेज मास। रिलेटिव एटमिक मास क्या है, एवरेज ही है। वो कैसे, जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको दिखाया कि जो एवरेज है वही उसका रिलेटिव बन रहा है, और उसको हम क्या करेंगे कंपेयर करेंगे किसके साथ, नेचुरल या करेंगे आइसोटोप से। वो कौन सा होगा, वो होगा कार्बन 12 वाला। तो आई होप आपको अभी ये समझ आ गया होगा। नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड्स अवर सेकेंड एग्जाम्पल, दैट इज द लिथियम। अब हम हाइड्रोजन के बाद लिथियम को देखेंगे और लिथियम के बाद कुछ दूसरे एलिमेंट्स के एवरेज एटमिक मास और रिलेटिव एटमिक मास निकालेंगे, क्योंकि जितना हम इनको सॉल्व करेंगे तो हमें ये टॉपिक ज़्यादा क्लियर होगा, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। कैलकुलेट द एवरेज एटमिक मास ऑफ द लिथियम यूजिंग फॉलोइंग डेटा। और मैं आपको बार बार ये चीज़ बता रही हूँ कि जब भी हमें ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे तो हमें ये वहाँ पे जो डेटा है वो गिवन होगी, ठीक है। तो आइसोटोप कौन सा है, लिथियम है। लिथियम के आइसोटोप कितने होते हैं, 2 होते हैं, लिथियम 6 एंड लिथियम 7। जो लिथियम 6 है उसके नेचुरल अबंडेंस क्या है 7.59, एटमिक मास क्या है 6.0151 है। और जो लिथियम 7 है उसका नेचुरल अबंडेंस क्या है 92.41, एटमिक मास क्या है 7.0160, ठीक है। तो अब हम इनको सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन, एवरेज मास ऑफ द लिथियम वो क्या है, लिथियम 6 वाला भी है 7 वाला भी है। तो जो लिथियम 6 का नेचुरल अबंडेंस क्या है 7.59, उसको मल्टीप्लाई करेंगे एटमिक मास से 6.0151। उसके बाद हम इसको डिवाइड करेंगे 100 से, क्योंकि ये परसेंटेज है इस वजह से। उसके बाद हम दूसरा लेंगे लिथियम जो कि 7 है, 92.41 उसकी नेचुरल अबंडेंस है, और उसको मल्टीप्लाई करेंगे एटमिक मास से, वो कितना है 7.0160 है, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करके और 100 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि ये परसेंटेज है इस वजह से। इसका भी सम करेंगे, इसका भी सम करेंगे। जब इसका सम करेंगे तो जवाब आएगा 0.4565, और इसको सम करेंगे तो इसका क्या आएगा 6.4835। तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या जवाब आएगा 6.94 AMU, ठीक है। तो ये क्या है, ये इसका एवरेज एटमिक मास है। तो आप जब पीरियोडिक टेबल में देखेंगे तो हमें जो लिथियम का मास है वो भी यही मिलेगा, ठीक है। ये क्या है, इसका एवरेज एटमिक मास है। अब एवरेज एटमिक मास की मदद से हम इसका रिलेटिव एटमिक मास देखेंगे। एवरेज एटमिक मास इसका क्या है 6.94, ठीक है। इसको डिवाइड किसके साथ करेंगे 1/12 मास ऑफ कार्बन, तो 1/12 रखेंगे और इसको कंपेयर किसके साथ करेंगे 12 के साथ ही, ठीक है। तो 12 में कैंसिल, बाकी हमें जो है ये जवाब सेम ही मिलेगा 6.94 AMU, ठीक है। तो जिसका जो एवरेज मास होगा वही उसका रिलेटिव मास है। जस्ट आपको ये निकालना आ जाए कि ये निकलते कैसे हैं, ठीक है। तो और इसका यूनिट क्या है AMU। तो यहाँ पे ये लिथियम का था। अब क्वेश्चन नंबर 3, कैलकुलेट द एवरेज एटमिक मास ऑफ बोरान बाय यूजिंग द फॉलोइंग डेटा। बोरान के कितने हैं, 2 आइसोटोप हैं, बोरान 10 एंड बोरान 11। जो 10 वाला है उसकी नेचुरल अबंडेंस क्या है 19.9 और एटमिक मास क्या है 10.013, ठीक है। और जो बोरान 11 है उसकी नेचुरल अबंडेंस क्या है 80.1
और जो एटॉमिक मास है वो क्या है 11.0093 है। ठीक है, तो एवरेज मास ऑफ द बोरान, बोरान 10 इन द बोरान 11, नेचुरल अबंडेंस क्या है 10 वाले की, वो है 19.9, उसको मल्टीप्लाई करेंगे उसके एटॉमिक मास से, 10.013 है, और इसको 100 से डिवाइड करेंगे क्योंकि ये परसेंटेज है इस वजह से। उसके बाद जो बोरान 11 है उसका क्या है 18.01 है, 80.01 है वो यहाँ पे लिखा है, और जो एटॉमिक मास है वो क्या है 11.0093 है। इसको डिवाइड करेंगे 100 से, जब इसको सम करेंगे तो क्या आएगा जवाब 1.992, और इसको सम करेंगे तो इसका जवाब क्या आएगा 8.813, और इन दोनों को प्लस करेंगे तो एवरेज मास बोरान का क्या मिलेगा 10.810 AMU। तो ये इसका क्या है एवरेज एटॉमिक मास है। आप ये खुद से भी कर सकते हैं, खुद भी करेंगे, फिर मेरे जो आंसर है उनसे आप इसको कंपेयर कर सकते हैं। उसके बाद क्या है रिलेटिव एटॉमिक मास कैसे निकालेंगे, एवरेज मास और उसको कंपेयर करेंगे 1/12th मास ऑफ कार्बन से। तो इसका एवरेज मास क्या है 10.81, इसको कंपेयर करेंगे 1/12th से, तो 12 में कैंसिल हो गया, बाकी क्या है जो जवाब है वो सेम मिलेगा 10.810 AMU। ठीक है, तो ये क्या है इसका मास है, रिलेटिव एटॉमिक। उसके बाद क्या है ये लास्ट है कार्बन। क्वेश्चन नंबर 4, कैलकुलेट द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ द कार्बन बाय यूजिंग द फॉलोइंग डेटा। इसके आइसोटोप कितने हैं 3 है, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। 12 वाले की नेचुरल अबंडेंस क्या है 8.89 है, और एटॉमिक मास क्या है 12 है। 13 वाले की नेचुरल अबंडेंस क्या है 1.108 है, 13.0033 इसकी एटॉमिक मास है, और जो 14 है उसका क्या है 2 × 10⁻⁻10 है, और जो एटॉमिक मास है क्या है 14.00312 है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इस सेम तरीके से करेंगे, कार्बन 12, 13, 14, तो जो नेचुरल अबंडेंस है वो 12 वाले की क्या है 8.89, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके एटॉमिक मास से जो कि 12 है, 100 से डिवाइड करेंगे, और जो दूसरा है 13 वाला उसकी नेचुरल अबंडेंस रख के उसको मल्टीप्लाई करेंगे उसकी मास से, और उसको 100 से करेंगे डिवाइड। उसके बाद जो है 14 वाला उसका भी नेचुरल अबंडेंस रख के एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड करेंगे। तो इन सब का सम जब करेंगे तो क्या आएगा 12.010 AMU। तो इसका रिलेटिव एटॉमिक मास कैसे निकलेगा, एवरेज एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय 1/12th मास ऑफ द कार्बन। तो जब इसका सम करेंगे तो क्या आएगा 12.010, सेम ही आएगा, जो इसका एवरेज एटॉमिक मास होगा वही उसका क्या होगा रिलेटिव एटॉमिक मास होगा। आई होप कि अब आपको ये पूरा टॉपिक समझ आ गया होगा। अब आपको इसकी डेफिनेशन भी सही तरीके से समझ आएगी। द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एन एटम इज द एवरेज मास ऑफ नेचुरली अकरिंग आइसोटोप कंपेयर्ड विद द 1/12th मास ऑफ द वन एटम ऑफ कार्बन। यानी कि जो एवरेज एटॉमिक मास है वो क्या है रिलेटिव एटॉमिक की मास ही है, और जो एवरेज एटॉमिक मास है उसको हम कंपेयर किससे करेंगे 1/12th मास ऑफ कार्बन से करेंगे, तो ये रिलेटिव एटॉमिक मास कहलाता है। और इसकी जो लास्ट पॉइंट है वो क्या है द यूनिट ऑफ द रिलेटिव एटॉमिक मास इज रिप्रेजेंटेड बाय AMU सिंबल। जो रिलेटिव एटॉमिक मास है उसका जो यूनिट होता है वो AMU की सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है, और जो 1 AMU है वो किसके बराबर है 1.66 × 10⁻24 ग्राम्स। तो यहाँ पे जाके हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम लेक्चर नंबर 9 पढ़ेंगे जिसमें हम एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला को डिस्कस करेंगे। तो एज़ यूजुअल आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे इस लेक्चर को आप लाइक करें, इस चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि हमारे तमाम वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।